वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, ये चैप्टर नंबर 9 है। आज हम इसे स्टडी करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था, इंट्रोडक्शन का पार्ट कवर करा था और उसी के साथ साथ हमने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। स्ट्रक्चर में देखा था हमने दो सेक्टर्स हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो जिसने भी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है वो उसको प्रीवियस वाली वीडियो देखना है, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है हम जो स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रीवियस वीडियो के बाद आपको RBI का पार्ट भी कवर करना है। पार्ट 2 वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, वो भी आपको देखना है। उसके बाद ये जो पार्ट 3 वीडियो है वो देखनी है। ठीक है, जो भी देख रहा है वीडियो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद ही पार्ट 3 वीडियो देखना। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम स्टडी करने वाले हैं कमर्शियल बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तभी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। जैसे कि लाइव टेस्ट में लेती हूँ, तो अगर आपको लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आपको जब भी मैं लाइव टेस्ट लूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप नोटिफिकेशन से लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए सबको ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कमर्शियल बैंक। तो आज हम कमर्शियल बैंक्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक्स नॉर्मली HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक। तो कमर्शियल बैंक कोई भी हो सकती है। ठीक है, कैनरा बैंक हो सकती है, एक्सिस बैंक हो सकती है, HDFC हो सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, कोई भी कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है? कमर्शियल बैंक का रोल होता है एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम जो है कंट्री का, उसके अंदर ये एक्ट कैसे करती हैं? एज अ इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक का नॉर्मली रोल क्या होता है कमर्शियल बैंक के अंदर? अब जैसे नॉर्मली कोई भी एक बैंक ले लीजिए, SBI है, वहाँ पर हम जाते हैं और हमारा सेविंग अकाउंट होता है। हम क्या करते हैं? नॉर्मली डिपॉजिट कर देते हैं मनी, सेव कर देते हैं मनी को। तो यहाँ पे हम क्या रोल कर रहे हैं? एज अ सेवर का। और कोई भी जिस किसी को भी अपनी कंपनी सेटअप करनी है या उनकी कोई अदर रिक्वायरमेंट हो सकती है, अदर पर्पसेस के लिए लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं। इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको कहीं इन्वेस्ट करना होता है और उनके पास में मनी की जो होती है रिक्वायरमेंट उनको बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक क्या करती है? एक तरफ से क्या करती है? वो हमसे डिपॉजिट लेती है। ठीक है, एक तरफ से क्या होता है? डिपॉजिट लेती है, मतलब हम सेव करते हैं मनी, और दूसरी तरफ वो किसी न किसी को लोन देती है। तो ये है ये क्या करती है कमर्शियल बैंक? इन दोनों लोगों को साथ में लेकर आ जाती है। एक सेवर को साथ में लेकर आती है और दूसरा है इन्वेस्टर। इन दोनों को क्या लेकर आती है? साथ में लेकर आती है। इसका यही काम होता है, कमर्शियल बैंक का बेसिकली यही काम होता है, इंटरमीडियरीज इन द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। इन सभी को, दोनों को साथ में लेकर आती है। और सबसे यहाँ पर मेन पॉइंट है, दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट है प्रॉफिट सीकिंग। प्रॉफिट, इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट जो है मिलना चाहिए। प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट एंड वो क्या करते हैं? लोन्स देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब सबसे जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? डिपॉजिट को लेना और लोगों को लोन देना। ठीक है, ये क्या है? कमर्शियल बैंक का ये प्राइमरी फंक्शन है। कमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग सेविंग्स एंड एलोकेटिंग देम टू द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पे मोबिलाइज करना सेविंग को, एलोकेट करना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना टू दी वेरियस सेक्टर। अलग अलग जो बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वहाँ पर कैसे एलोकेशन होना चाहिए फंड्स का, वो ये सारे जो काम हैं
वो क्या करती हैं, कमर्शियल बैंक करती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कौन सी होती हैं? अब देखिए, आरबीआई ने एक्ट बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई जो है वो गाइडलाइन इशू करता है टू अदर वेरियस कमर्शियल बैंक्स। आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक एक ही होता है हर एक कंट्री का, हमने कवर किया था और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था कि अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो एक सेंट्रल बैंक होती है। तो हमारी सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आरबीआई के बहुत सारे एक्ट हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, जिसके अंदर ये सारी बैंक इंक्लूड होती हैं। शेड्यूल्ड बैंक इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंडर जो भी बैंक्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती है। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती हैं, फॉर एग्जांपल के लिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक है जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। जम्मू कश्मीर की जो बैंक है, तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है। और जो शेड्यूल्ड बैंक है वो किसके अंडर आएंगी, आपको याद रखना है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं वो उसमें क्या होता है, उनको जो है आरबीआई क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। और उनके जो तो जो शेड्यूल्ड बैंक होती है ना, तो शेड्यूल्ड बैंक को जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, जैसे आरबीआई उनको लोन दे सकता है। कमर्शियल बैंक को, जो शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है, उनको क्या मिल सकता है, लोन मिल सकती है फ्रॉम आरबीआई। और एक और इनकी फैसिलिटी होती है, मेंबरशिप होती है, तो इनको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी मिल जाती है। किसको मिलती है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मिलती है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को ये दोनों फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और अब हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर देखो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकंड है प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, और फोर्थ है फॉरेन बैंक्स। ये 4 कैटेगरीज है। कमर्शियल बैंक जो है इंडिया के अंदर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। एक है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, और जो तीसरा है वो है रीजनल रूरल बैंक्स, और फोर्थ है फॉरेन बैंक्स, ठीक है। ये सबको याद हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे हम कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 की लिखना है और उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है। और मैंने पहले भी बोला है आपको एज इट इज़ डेफिनेशन लिखनी होती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं चलेगा, ठीक है, एज इट इज़ आपको डेफिनेशन लिखनी है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demands or otherwise, and withdrawal by check, demand draft और ऑर्डर और अदरवाइज। अब यहाँ पर बैंक का मतलब यहाँ पर मीनिंग के अंदर और डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। बैंक का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा एक्सेप्टिंग, वो क्या करते हैं, हमसे पैसे ले लेते हैं, और जो है पैसे लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं हम मनी, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं मनी को, तो वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, क्या करते हैं, वो पैसों का वो लोगों को लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट अदरवाइज, ठीक है। 2 यहाँ पे आपको बताया गया है कि लोन देने के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो वो क्या करते हैं, लोगों से पैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ मीन्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। हम जाते हैं पैसे सेव करते हैं, वो क्या होता है, डिपॉजिट होता है। और बैंक क्या करती है, बैंक उसको एक्सेप्ट करती है और रख लेती है। और ये जो पैसे होते हैं, ये इसका यूज़ क्या करती है कमर्शियल बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स हैं, वो क्या करती हैं, या तो वो लैंड पे दे देती हैं, इन्वेस्टमेंट में लगा देती हैं, और
ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो हम डिपॉजिट करते हैं, और ये जो अमाउंट हमारा जो होता है हम डिपॉजिट करते हैं, ये जो है रीपेएबल ऑन डिमांड्स होता है। जब भी हमें ज़रूरत है हम उसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमको क्या देती है? बैंक चेक की फैसिलिटी देती है, डिमांड ड्राफ्ट, और अदरवाइज़ जैसे हम ATM यूज़ करते हैं, और जो भी आपके फ़ोन वॉलेट हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ये हम जब भी हम बैंक से मांगेंगे तो बैंक क्या करती है? हमें वो पैसे दे देती है। कैसे भी दे सकती है, जिस तरीके से आपको चाहिए। आपको चेक देना है, आप चेक दे दीजिए। डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं हम बहुत सारे। पहले क्या होता था, अभी तो ऑनलाइन मोड ऑफ में क्या होता है, हमारी फ़ीस पेमेंट होती है, लेकिन इससे पहले क्या होता था, डिमांड ड्राफ्ट बनते थे। डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे हम और कॉलेजेस में फ़ीस जमा करते थे, और वो बोलते थे पर्टिकुलरली यही बैंक का डिमांड ड्राफ्ट आप लेकर बनाकर आइए, ठीक है। तो हम पहले डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू क्या करते थे, फ़ीस भरते थे कॉलेज में, लेकिन अब ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन दे दिया है कॉलेज ने, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये अदरवाइज़ में ऑनलाइन वाला आ जाएगा। तो ये सारी डेफिनेशन थी जो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन आपको मैं पहले भी बता रही हूँ और अब भी बता रही हूँ कि डेफिनेशन सेम एज इट इज़ लिखनी है, सिर्फ समझाने के लिए आपको और इजी हो अंडरस्टैंडिंग में इजी होने के लिए मैंने क्या किया है, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। लेकिन आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखनी है, पेपर में जो डेफिनेशन लिखनी है, वो एज इट इज़ लिखनी है जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, demand draft, order और अदरवाइज, ठीक है। ये डेफिनेशन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 की, बैंकिंग की। अब हम नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं, प्रोफेसर केयरनेस क्रॉस। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और डीलर इन लोन्स एंड डेब्ट्स। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक अब हम देखेंगे। फर्स्ट है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द मेन सोर्स ऑफ फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। अब मेन सोर्स ऑफ फंड आते कहाँ से? कमर्शियल बैंक जो लोन देता है, इतने बड़े बड़े लोन देता है, 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ की, मतलब नॉर्मली ऐसे बोल रही हूँ मैं समझाने के लिए। ये लोन देता कहाँ से है? इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? कमर्शियल बैंक के पास क्या बहुत ज़्यादा मशीन है वो पैसे बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, डिपॉजिट, हम जो बैंक के अंदर जाते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, बहुत सारे लोग हम सब जाते हैं डिपॉजिट करते हैं मनी, तो वहाँ से क्या होता है, उनके पास में फंड्स आते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट करता है मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर कमर्शियल बैंक। पर कमर्शियल बैंक के पास कैसे आते हैं पैसे? कहाँ से आते हैं? डिपॉजिट से आते हैं। सेविंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट। अब ये जो है ये फिलअप में आता है, सेविंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेविंग से क्या होता है? क्रिएशन होता है डिपॉजिट का। डिपॉजिट आर कैरेक्टराइज्ड एज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट फर्स्ट यहाँ पर देखना है। डिपॉजिट दैट आर विड्रॉवल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड डिपॉजिट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। डिपॉजिट जो होते हैं वो जो हम करते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं हम कभी भी निकाल सकते हैं ऑन डिमांड। जैसे हमारे सेविंग अकाउंट में हम पैसे डालते हैं और हम कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं जब हमें चाहिए है। मेरी डिमांड जब है जब मैं जाऊंगी और मैं ATM से पैसे निकाल लूँगी। मेरी डिमांड जब है तब मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दूँगी, नेट बैंकिंग कर दूँगी। ये मेरी डिमांड जब होगी, ठीक है, मुझे जब चाहिए पैसे मैं वापस ले लूँगी। करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है यूजुअली? करंट अकाउंट बिजनेसमैन, कोऑपरेशंस, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये लोग ओपन करते हैं। अब करंट अकाउंट में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक और यहाँ पर एग्जांपल है जो करंट अकाउंट होल्डर्स को दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट के अंदर
पैसे कम है और मैंने किसी को ज़्यादा जो है चेक दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे हैं 8,000, ठीक है, 8,000 मेरे पास पैसे हैं, तो मैंने किसी को 10,000 का चेक दे दिया, तो ये जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर जो है वो क्लियर हो जाएगा वो चेक, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा चेक, क्योंकि मेरा करंट अकाउंट था। और अगर मेरा देखो, अगर मेरा सेविंग अकाउंट होता और अगर मैं किसी को मेरे पास 8,000 रुपीज़ थे बैंक के अंदर और मैं किसी को 10,000 का चेक देती, तो वो चेक क्या होता, बाउंस हो जाता। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जितना आपके पास है आप उससे ज़्यादा का जो है किसी को पेमेंट कर सकते हो। एक्सेस ऑफ द बैलेंस इन द अकाउंट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट मीन्स विड्रॉवल इन एक्सेस, ठीक है, आप उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये समझ के चलो, सिर्फ समझाने के लिए बताती हूँ। लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है आप उससे ज़्यादा का यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। अभी जो करंट अकाउंट होता है, यहाँ पर एक बात समझने की है कि इनको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट जो है बिजनेसमैन इसलिए ओपन करते हैं क्योंकि इसमें जो है पैसे डिपॉजिट करने की लिमिट और पैसे एकदम से सारे विड्रॉल करने की लिमिट नहीं सेट होती है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उनके ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, वो एक साथ में पैसा निकाल देते हैं, किसी को दे देते हैं और बहुत सारा पैसा एक बार में डाल देते हैं। तो ये करंट अकाउंट इसे खोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सेविंग अकाउंट, अब हम सेविंग अकाउंट देखेंगे। सेविंग अकाउंट में नॉर्मली हमको डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली 4% इंटरेस्ट दिया जाता है। Saving account are operated by a large number of people, particularly the salaried class, small traders, etc., who wish to save a part of their income with the bank. अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर हमें 4% का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बात होती है, देखो आप यहाँ पर सेव करते हो, डिपॉजिट करते हो मनी, लेकिन आप एक साथ सारा पैसा निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, आप एक साथ सारा पैसा निकाल नहीं सकते हो एकदम से। यहाँ पे आपकी जो है लिमिट सेट होती है विड्रॉवल की, और एकदम से मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना है तो आपको रिसिप्ट्स देनी पड़ती है बैंक में, और बैंक को बताना पड़ता है दिस अमाउंट यहाँ से ऐसे आया है। पर्टिकुलरली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन हाँ बैंक आपसे पूछती है कि इतना पैसा एकदम से आपके अकाउंट में आया कहाँ से, तो उन्हें रिसिप्ट वगैरह सब दिखाना पड़ता है। ये जो सेविंग अकाउंट हम ओपन करते हैं। लेकिन करंट अकाउंट जो बिजनेस वाला है वो तो पता ही होता है ना, आपका पैसा इधर उधर से आ रहा है फिर जा रहा है, तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। इसलिए करंट अकाउंट नॉर्मल सैलरीड क्लास ओपन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो कौन करता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस, ये लोगों का क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। और हमारा कौन सा होता है, हमारा नॉर्मली जिसका सैलरीड पर्सन है उसका सेविंग अकाउंट होता है, और सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब हम देखेंगे टाइम डिपॉजिट दैट आर रिपेबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आर नोन एज टाइम डिपॉजिट। अब ये डिपॉजिट मतलब हम अगर 10,000 रुपीज़ जमा कर रहे हैं तो ये आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, जैसे 6 महीने, 1 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल, ऐसे टाइम में बता रही हूँ, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है टाइम डिपॉजिट कि आपने इतना पैसा जमा कर दिया, अब आपको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में ये पैसा वापस मिल जाएगा। दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। Recurring deposit refers to deposit wherein a customer deposit a fixed amount at a regular interval for a specified period of time। अब यहाँ पर जो रिकरिंग डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट आराम से यहाँ पर समझो, मतलब जो नॉर्मली एक पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेंगे, एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एक महीने के इंटरवल पे हम एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कर रहे हैं, यह है रिकरिंग डिपॉजिट। और एक दूसरा वाला डिपॉजिट है जो है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर हम 5 साल के लिए
एक अमाउंट पूरा का पूरा एक ही बार में जमा कर देंगे और 5 साल के बाद आफ्टर 5 years हमें वो अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। अब ये तो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, एफडी होती है, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो एफडी होती है, ठीक है, एफडी होती है, उस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि हमने बैंक के पास 5 साल के लिए समझो 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपये एफडी में डाल दिए, तो 5 साल के बाद में हमें उस पर 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैं नॉर्मली बता रही हूँ, एफडी का रेट चेंज होता है, बैंक टू बैंक चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ। 6-8% जितना भी परसेंट है एफडी पे वो मिलता है, और अलग अलग होते हैं एफडी के रेट, जैसे ओल्ड पर्सन्स जो होते हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए रेट अलग होते हैं और सबके लिए अलग अलग रेट होते हैं। वो सब बैंक वाले आपको समझाते हैं। एफडी करना है तो बैंक में अच्छे से पूरा पूछना रहता है, वो आपको अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है एफडी कि आप एक लमसम अमाउंट फॉर एग्जांपल 50,000 5 साल के लिए रख देते हो बैंक के पास और आफ्टर 5 years आप वो डिपॉजिट इंटरेस्ट के साथ वापस ले लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक और यहाँ पर हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है। वो प्रोवाइड करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। कमर्शियल बैंक मोबिलाइज करते हैं सेविंग, क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं सेविंग एंड लेंड दिस फंड टू इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस पर्पसेस बेस्ड ऑन द टेन्योर। लोन्स इंक्लूडेड कॉल लोन्स, शॉर्ट लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं, मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और क्या करते हैं, फंड्स को क्या करते हैं, लेंड करते हैं, लोन दे देते हैं इंस्टीट्यूशंस को लोन दे देते हैं। अब यहाँ पे लोन देखो आप, कॉल लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, मीडियम टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन मतलब 5 साल से ज़्यादा, मीडियम टर्म लोन मतलब 5 years से लेस देन 5 years, 3 years, ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड होता है। मैंने आपको ऐसे बताया नॉर्मली। लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन्स ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितने ज़्यादा टाइम के लिए लोन लोगे उतना ज़्यादा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा। अब जैसे लॉन्गर ड्यूरेशन होगा मतलब 5 साल या फिर 10 साल, 10 साल के लिए लोन लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर समझने वाली बात है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। बिसाइड दिस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एज वेल एज डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसी के साथ साथ कमर्शियल बैंक हमें क्या क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, जो मैंने आपको बताया है। डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब नॉर्मली एक पर्सन है, उसने दूसरे पर्सन को क्या किया है, सामान बेचा है, लेकिन जो पेमेंट है उसने नहीं करी है। उसने क्या बोला, आप मुझे क्या करो, नॉर्मली जैसे उधार पे सामान, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सामान बेचा है लेकिन वो पर्सन ने उसको पेमेंट नहीं किया, उसने उसको बिल बना के दिया है। उसने बोला है कि आप मुझे ये बिल दिखाना और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो पर्सन जिसने सामान बेचा है उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। वो जाएगा बैंक के पास और वो बोलेगा कि मेरा जो बिल है आप उसे डिस्काउंट करो। तो यहाँ पे वो जो है बिल वो जाके बैंक को देगा और बैंक उसे पैसे दे देगी, डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। लेकिन इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, फिर से यहाँ पे प्रॉफिट एक बार कमा लेगी बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक यहाँ पे फिर से एक बार कमर्शियल बैंक जो है प्रॉफिट कमाएगी किस पे, डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, कि वो जो पर्सन देगा उसको ज़्यादा ज़रूरत है अभी पैसे की, तो वो वेट नहीं कर सकता है कि सामने वाला पर्सन उसको कब पैसे देगा। जब वो उसको बिल दिखाएगा तो वो जाएगा सीधा बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, कि भाई आप लोग जो है मेरा जो बिल है उसको डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप मुझे पैसे दे दीजिए। वो बिल दिखाएगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये नॉर्मली आपको मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट है एंसिलरी फंक्शन। यहाँ पर इसी के साथ साथ और बहुत सारे फंक्शन हैं कमर्शियल बैंक के। प्रोवाइड करते हैं रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज सच एज ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट,
लॉकर्स, डीमैट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा। सेफ डिपॉजिट लॉकर, यहाँ पे क्या होता है, हम नॉर्मली जाते हैं अपने सोने की ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, जो हमारे पास प्रीशियस मटेरियल होता है, जिसके घर में मतलब ऐसे थोड़ा ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं, लॉकर की फैसिलिटी लेते हैं, तो वहाँ पे जाके वो अच्छे से रख देते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिक्योरिटी होती है कमर्शियल बैंक के अंदर। और ये जो सेफ डिपॉजिट की लॉकर की जो फैसिलिटी होती है, ये बड़े ब्रांचेस के अंदर होती है, छोटे छोटे बैंक के अंदर नहीं होती है। और डीमैट फैसिलिटी भी देते हैं। डीमैट अकाउंट नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट और परचेस सेल परचेस रहता है, वो लोग डीमैट फैसिलिटी लेते हैं, जिसमें जो भी स्टॉक मार्केट में होते हैं, शेयर मार्केट में होते हैं, उनका डीमैट अकाउंट होता है नॉर्मली। और इंटरनेट बैंकिंग तो सबको पता है, हम नॉर्मली करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं। तो ये सारे जो है अलग फंक्शन है कमर्शियल बैंक के। नेक्स्ट है फोर्थ वन, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आर क्रिएटर्स ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। अब यहाँ पे जो है डिपॉजिट जो हम करते हैं वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है बैंक का। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द नेट डिमांड एंड द टाइम लायबिलिटीज़। अब यहाँ पे जब हम डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल 10,000, 1,000, 5,000, इसमें जो होता है CRR, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो CRR होता है, जो RBI सेट करती है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, तो वो क्या करते हैं, सम अमाउंट परसेंटेज क्या करती है, जब हम 5,000, 10,000 जितने भी पैसे डिपॉजिट करते हैं, सारा का सारा उठा के लोन नहीं दे देती है कमर्शियल बैंक। RBI ने उनको बोला गया है कि आपको इतने पैसे सेव करने पड़ेंगे, रिजर्व रखने पड़ेंगे CRR के फॉर्मेट में और SLR के फॉर्मेट में। तो उतने पैसे वो क्या करेगी, CRR, हाँ, रिजर्व करके रख लेगी, क्योंकि जब आप ATM से पैसे निकालोगे तब बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, आप मोबाइल बैंकिंग करते हो तब बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं। अगर वो सारे पैसों का लोन दे देगी तो वो आपको पैसे कब देगी, ठीक है। तो क्या होता है, उनको RBI ने कहा है कि आपको थोड़े पैसे साइड में रखने हैं एज अ रिज़र्व, कि जब भी कोई भी आपका जो सेविंग अकाउंट होल्डर है वो ATM से पैसे निकालेगा, वो मोबाइल बैंकिंग करेगा, नेट बैंकिंग करेगा, तो उसको जो है पैसे आपको देने, तो आप सारे पैसों का लोन उठा के दे नहीं सकते। तो यहाँ पे वो क्या करेंगी, रिजर्व रेट आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, जितना उनका रिजर्व का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाने के बाद जो भी पैसे बचते हैं वो क्या करती है, वो लोन दे देती है लोगों को। द बैलेंस अमाउंट इज़ यूज फॉर गिविंग लोन। अब जो भी बचा कुचा पैसा है, ठीक है, रिजर्व रखने के बाद में जितना भी बचा कुचा पैसा है उसका क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो बैंक है कमर्शियल बैंक, वो दूसरे पर्सन्स को लोन देना स्टार्ट कर देगी। 10 सेकेंडरी डिपॉजिट और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जब एक पर्सन को एक बैंक लोन देती है, ठीक है, व्हेन द बैंक प्रोवाइड लोन टू इट्स कस्टमर द लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर। अब यहाँ पे समझो क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो रहा है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो रहा है, ये देखो, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और ये बैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन करता है यहाँ पे बैंक को पैसे जमा करता है, फिर ये डिपॉजिट रख लेती है और थोड़ा अमाउंट क्या करती है, लोन दे देती है, ठीक है, ये लोन दे देती है। और यहाँ पर जब ये लोन देती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्सन होता है, इस पर्सन को इसने लोन दे दिया, ठीक है, और ये जो लोन का पैसा है ये वापस घुमा फिरा कर बैंक के पास ही आ जाता है, क्योंकि बैंक के अकाउंट में ही वो पैसा जाने वाला है। फिर क्या होता है, उसी जो पैसा आया हुआ है,
ठीक है। लोन के रूप में जो भी पैसा आया है, डिपॉजिट हुआ है, वो लोन नहीं आया, वो डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। दूसरे पर्सन को जिसको भी उसने लोन दिया है, तो वो जो है कस्टमर के जो है अकाउंट में आया है एज अ डिपॉजिट। तो फिर वापस से क्या होगा, उस पैसे में से क्या करेगी, थोड़ा रिजर्व रख लेगी और बाकी का वापस से लोन पे दे देगी कमर्शियल बैंक। यही सेम जो है बार बार चलता रहता है। द बैंक दैट रिसीव द लोन अमाउंट एज अ डिपॉजिट कीप असाइड अ सर्टेन पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायर्ड, द बैंक लेंड्स द रिमेनिंग अमाउंट। दिस procedure is followed by their end banking system in the country, lending to creation of credit. In short, commercial bank create deposit out of loans given, thereby lending to credition. अब यहाँ पर यही जो सेम प्रोसीजर है ये चलता रहता है और इससे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10,000 रुपीज़ एक पर्सन ने डिपॉजिट किए तो रिज़र्व रिक्वायरमेंट जितनी होगी वो रख लेंगे और बाकी का अमाउंट क्या होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 10,000 डिपॉजिट किया, उसमें से जितना भी अमाउंट रिज़र्व में गया, उसके बाद में समझो एक बैंक के पास 8,000 बचे, तो अब वो क्या करेगी, 8,000 का लोन दे देगी और 8,000 लोन जो है किसी भी कस्टमर के अकाउंट में गया 8,000, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बैंक क्या करेगी, ये 8,000 में से रिज़र्व रख लेगी और बाकी के पैसे क्या करेगी, समझो 6,000। नॉर्मली ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सब लोग समझो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब वो ये 6,000 का क्या करेगी, ये लोन दे देगी, फिर ये एक किसी बैंक के अकाउंट में जाएगा, किसी कस्टमर के अकाउंट में जाएगा, डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट जाएगा। अब यहाँ पर उसके पास में फॉर एग्ज़ाम्पल अब उसने वापस से CRR मेंटेन किया, रिज़र्व रिक्वायरमेंट, और उसके पास में बैंक के पास में 4,000 बचे, वापस से 4,000 क्या करेगी, लोन दे देगी। तो ये इससे क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। और ये जो एग्जांपल बताया था एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, नॉट रियल, ठीक है। रियलिटी में बहुत अलग होता है क्योंकि CRR कितना होता है, 4% होता है। कितना होता है, 4%। 4% किसका CRR होता है, कैश रिज़र्व रेशियो। कैश रिज़र्व रेशियो जो है उनको मेंटेन करना पड़ता है। जो भी हम डिपॉजिट करते हैं उसका 4% CRR के फॉर्मेट में रिज़र्व करना पड़ता है और जो भी पैसा बचता है बैंक उसको लोन दे देती है दूसरे लोगों को, और ऐसे ही करते करते जो है क्रेडिट क्रिएशन होता है। और मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था आपको, ये जो फॉर्मेट है, ये जो पूरा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, पूरा ऐसे ही लिखना है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।